सोलर सिस्टम के गायब हुए प्लैनेट्स आखिर कहाँ गए? वो ना तो फेट न भटके, बल्कि कभी दिखे ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे पुअर कॉस्मिक मॉडल पर असर डाला। प्लैनेट्स जैसे कि वल्कन, निबिरू, प्लैनेट 9, एक के बाद एक, यह BHOT या प्लैनेट्स इजाद किए गए, ट्रैक किए गए और फिर भुला दिए गए। तो आगे के टाइम में हम उनके हाइपोथेसिस से लेकर रिजेक्शन तक का पूरा सफ़र देखेंगे। और फिर हम एक और गहरा सवाल पूछेंगे, अगर वो सच में एग्जिस्ट नहीं करते तो आखिर इस यूनिवर्स में गड़बड़ क्या कर रहा है? हजारों सालों तक इंसानियत की कॉस्मॉस के बारे में समझ बेहद कम थी। जो प्लैनेट्स हम देख पाते थे वो सिर्फ 5 था: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये बॉडीज इसलिए खोजे जा सक क्योंकि वो रोशन थे और आसानी से दिख जाते थे, यहाँ तक कि बिना मॉडर्न टेलीस्कोप्स के ज़माने में भी आंखों से। लेकिन 18वीं सेंचुरी के अंत तक सब कुछ बदलने लगा। एक एस्ट्रोनॉमर थी जिनका नाम था विलियम हर्शल। उन्होंने एक नया बर्फ नीला सेलेस्टियल बॉडी खोजा। शुरू में सबको लगा कि वो बस एक आम सितारा है। बाद में उन्हें झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बिल्कुल नया प्लैनेट है, जिसे हम आज यूरेनस कहते हैं। वो सूरज से अर्थ से 19 गुना से भी ज़्यादा दूर है। सोचिए, सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं। यानी एक इंसान के पैदा होने से बूढ़े होने तक यूरेनस ने बस एक चक्कर पूरा किया। हर्शल की खोज ने न सिर्फ यूरेनस के अस्तित्व को उजागर किया, बल्कि बाइनरी स्टार सिस्टम्स और नेब्यूले को भी। उस जमाने में ऐसी खोज ने इंसानियत की यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में इन समझ को लगभग रीडिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने यूरेनस की ऑर्बिट को गहराई से स्टडी किया, उन्हें एक अजीब चीज़ मिली। उसकी ऑर्बिट किसी अनदेखी ताकत से डिस्टर्ब हो रही थी और एज हल्के डिविएशंस दिखा रही थी जो प्रिडिक्टिव मॉडल से मैच नहीं करते। इस अनोमली ने एक नई सोच को जन्म दिया। साइंटिस्ट्स को लगा कि शायद एक और अनजान प्लैनेट है जो चुपके से अपनी ग्रेविटी से उस खींच रहा है। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स का सहारा लेना शुरू किया इस रहस्यमयी बॉडी की पोजीशन प्रिडिक्ट करने के लिए। आखिरकार 1846 में उन्होंने यूएस अनदेखे धक्का दीन वाले को टेलीस्कोप से पकड़ लिया, नेपट्यून। क्योंकि वो इतना दूर है और उसकी रोशनी इतनी कम है, उस आंखों से देखना बिल्कुल नामुमकिन है। ये पहली बार था जब इंसानियत ने एक प्लैनेट के अस्तित्व को कैलकुलेशन से साबित किया, ना कि ऑब्जर्वेशन से। और ये खोज यहीं नहीं रुकी। लगभग उसी जमाने में मर्करी को ऑब्जर्व करते वक्त साइंटिस्ट ने एक और अनोमली देखी। इस सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट की ऑर्बिट -एज डिविएशंस जो मॉडल के प्रिडिक्शन से मैच नहीं करते। दबाप्यू वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह स्टेबल ऑर्बिट नहीं करता था। उसका रास्ता जैसे किसी अनदेखे हाथ से हल्का सा खींच लिया गया हो। इस एनोमली को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बैन लेवेरियर ने एक हिम्मत वाली हाइपोथेसिस दी, शायद सूरज और मर्करी के बीच एक खोजा प्लैनेट है। किसी ने उस कभी नहीं देखा था, लेकिन वो वहां हो सकता था, मर्करी के अजीब मोशन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। उन्होंने वल्कन नाम दिया, जो गर्मी, छिपाव और रहस्य का प्रतीक था। इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट के बारे में सोचा गया कि उसकी सतह बेहद गर्म है और वो सूरज के बहुत करीब ऑर्बिट करता है। शायद वही मर्करी के ऑर्बिटल डिस्टर्बेंसेस के पीछे का कारण था। इस आइडिया ने जल्दी ही दुनिया भर की एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी का ध्यान खींचा। भले ही कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वो मर्करी जितना बड़ा होता तो अब तक खोज लिया गया होता, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट्स ने एक और पॉसिबिलिटी पेश की। वल्कन मर्क्यूरी से छोटा था और उसकी ऑर्बिट सूरज के और भी करीब थी। इसी वजह से वो लंबे समय तक सूरज की तेज़ रोशनी के पीछे छिपा रहा, जिससे उस सीधे देखना मुश्किल था। कैलकुलेशंस के हिसाब से वो सूरज से सिर्फ 13 मिलियन माइल्स दूर था, जबकि मर्करी अपने सबसे नज़दीक 28.5 मिलियन माइल्स दूर होता है। इसका मतलब वल्कन की दूरी मर्करी से लगभग आधी थी। और भी दिलचस्प बात, कुछ ने उसकी ऑर्बिटल पीरियड को 19 दिन और 18 घंटे प्रिडिक्ट किया, और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 12 डिग्रीज जो उस दूसरे प्लैनेट से ज़्यादा झुका हुआ बनाता था। क्योंकि वो सूरज के इतने पास था, अपने सबसे दूर के पॉइंट पर भी वो सूरज की रोशनी में ही खो जाता। तो साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू किया कि उस सिर्फ टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान हाई देखा जा सकता है, जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, यूजस एंडियर की छोटी सी दरार में दिखाते हुए। यह घटना साल में 2 से 4 बार हो सकती थी। जब भी इक्लिप्स आने वाला होता, एस्ट्रोनॉमर्स अपने टेलीस्कोप सूरज के किनारे पर पॉइंट करते, वल्कन की एक झलक पकड़ने की उम्मीद में। उन्होंने बहुत मेहनत की, बार बार ऑब्जर्व किया। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने एक इक्लिप्स के दौरान एक अजीब रोशन बिंदु देखा था। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उस ऑब्जर्वेशन को रिपीट नहीं कर पाया और कोई विश्वसनीय डेटा नहीं बचा। वल्कन का अस्तित्व थियोरेटिकल स्टेज पर ही रहा।
लेकिन इस लंबी तलाश ने जल्दी ही एक नया आइडिया अपनाया। इस वक्त एक महान व्यक्ति जो साइंस का चेहरा बदलने वाले द सामने आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने रेवोल्यूशनरी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी एक सिंपल खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का मैसिव बॉडीज द्वारा मुड़े जाने का नतीजा है। प्लैनेट्स सूरज के चक्कर एज लगाते हैं जैसे वो स्पेस टाइम की मुड़ी हुई सतह पर सरक रहे हों। मर्क्यूरी, खास तौर पर जिसकी ऑर्बिट दूसरे प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं है, हल्का सा डगमगाता है जैसे उस कोई अनदेखी ताकत खींच रही हो। आइंस्टाइन का मानना था कि सूरज की विशाल मास ने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया, जिससे मरकरी की ट्रेजेक्ट्री बदल गई। यह थियरी एलिगेंट और हैरान करने वाली थी, लेकिन साइंटिस्ट्स को इस थियरी को वेरीफाई करने में काफ़ी समय लगा। क्योंकि इसके लिए प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत थी, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की। आखिर में उन्होंने पाया कि आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन सबसे विश्वसनीय थी। लेकिन इस कंसाइज आंसर के बावजूद कुछ साइंटिस्ट्स वल्कन की हाइपोथेसिस को छोड़ नहीं पाए। आखिर मरकरी हमेशा सूरज की चमक में छिपा रहता है, जिससे उसे देखना बहुत मुश्किल है, और वल्कन का सपना छोड़ना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट्स ने आइंस्टीन पर विश्वास करना चुना। उन्होंने टोटल सोलर इक्लिप्सेस का इस्तेमाल रिलेटिविटी को वेरीफाई करने के लिए करना शुरू किया, न कि वल्कन को ढूंढने के लिए। और इस तरह इस ऑब्जर्वेशन ने न सिर्फ वल्कन की कहानी ख़त्म की, बल्कि आइंस्टीन की थियरी पर साइंटिफिक मोहर भी लगा दी। और वल्कन की कहानी हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स की कहानी का अंत नहीं है। 21st सेंचुरी माइन साइंटिस्ट्स ने एक और रहस्य पर ध्यान देना शुरू किया, एक विशाल सेलेस्टियल बॉडी जो शायद नेपच्यून के भी आगे छिपा हो। हम यूज प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स कहते हैं। इस बार सब लोग ज़्यादा सावधान हैं। भले ही किसी ने यूज असल में नहीं देखा है, सिमुलेशन डेटा बताता है कि वो शायद असडोर की अंधेरी मैन हो, चुपचाप कुइपर बेल्ट के छोटे बॉडीज़ की ऑर्बिट्स को प्रभावित कर रहा हो। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका मास अर्थ से 10 गुना हो सकता है, और उसकी एक लंबी चपटी ऑर्बिट होगी जिसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 साल लगते हैं। इसके मुकाबले नेपच्यून को सिर्फ 165 साल लगते हैं। वो शायद एक गैस जायंट हो, नेपच्यून के साइज के करीब, लेकिन और भी डॉर, ठंडा और रहस्यमयी। साइंटिस्ट्स ने हवाई के ऑब्जर्वेटरीज का इस्तेमाल करके उसकी 78% पॉसिबल ऑर्बिट्स को रूल आउट कर दिया है, लेकिन बचे हुए 22% अभी भी उसके छिपने के लिए काफ़ी हैं। कुछ उस स्पेस का वॉल ई कहते हैं, जबकि कुछ उस सिर्फ छाया वाला अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं। उसका नाम कुछ भी हो, एक बात पक्की है, उसका अस्तित्व सोलर सिस्टम की सीमा के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। अगर यूज कंफर्म किया गया तो वो सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। जो इलाका वो डोमिनेट करेगा, वो भी बाकी सभी नोन प्लैनेट्स के प्रभाव क्षेत्र से कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल, इन पॉसिबली एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स में एक और भी लेजेंड नाम है, निबिरू। 2012 के दुनिया के अंत की कहानी याद है? यस, वक्त के सबसे हॉट डूम्सडे सिनारियोज में से एक यह था कि निबिरू नाम का एक प्लैनेट अर्थ से टकरा जाएगा। यह आइडिया पहली बार 1970s में जैकेरिया सिचिन नाम के एक आदमी से आया था, जिसने अपनी किताब में दावा किया था कि निबिरू हर 3600 साल में सूरज का चक्कर लगाता है। वो एक लंबे समय से सोए हुए कॉस्मिक भूत जैसा था जो कभी कभी लौट आता है। लेकिन इस थियरी में बहुत सारी कमियां हैं। अगर उसकी इतनी बड़ी ऑर्बिट होती तो वो पूरे सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर को कब का बिगाड़ चुका होता। और यह तो छोड़, हाइडो वो 2012 में कभी दिखा ही नहीं। कुछ लोगों ने तो 2011 में दिखे कॉमेट एलेनिन को भी निबिरू समझ लिया था, लेकिन एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वो एक कॉमेट था। उसका कोमा और पूंछ थी, प्लैनेट नहीं। और कॉमेट एलेनिन सूरज के पास आने के बाद टूट गया। उसके टुकड़े अभी भी सोलर सिस्टम के किनारे तैर रहे हैं, और उन्हें इस स्टार सिस्टम से पूरी तरह निकलने में कम से कम 10,000 साल और लगेंगे। तो वल्कन नहीं मिला, निबिरू अर्थ से नहीं टकराया, लेकिन प्लैनेट 9 अभी भी वहां हो सकता है। वो बस हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहा है। ये अनुमान एस्ट्रोनॉमिकल अर्बन लेजेंड्स जैसे लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ हवा में नहीं बनाए गए हैं। इन विचारों को सपोर्ट करने वाले रिसर्चर्स सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, वो एक पूरे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस पर निर्भर हैं, आज पॉसिबली एग्जिस्टिंग प्लैनेट को थ्योरेटिकल तरीकों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 अचानक से नेपच्यून के परे यूएस अजीब इलाके की सारी अनोखी बातों को एक्सप्लेन करता है। हम बात कर रहे हैं कुइपर बेल्ट की, सूरज के चारों तरफ एक बड़ा डोनट जैसा रिंग रीजन जो बर्फ के मलबे से भरा है। वो सोलर सिस्टम के शुरुआती फॉर्मेशन के बचे हुए टुकड़े हैं, जिसमें कॉमेट्स, बर्फ के टुकड़े, छोटे बॉडीज और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट शामिल हैं।
अजीब बात यह है कि इस इलाके के सबसे दूर के 6 ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स अजीब तरह से एक ही दिशा में अलाइंड हैं, और वो सब 30 डिग्रीज नीचे झुके हुए हैं, सोलर सिस्टम के 8 बड़े प्लैनेट्स के ऑर्बिटल प्लेन से बिल्कुल अलग। और भी अजीब, भले ही उनके ऑर्बिटल शेप्स और स्पीड्स अलग अलग हैं, वो हमेशा इस दुर्लभ अलाइनमेंट को बनाए रखते हैं। इस इत्तेफाक के रैंडमली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है? सिर्फ 0.007%, यानी यह लगभग नामुमकिन है कि यह एक इत्तेफाक हो। और इस तरह प्लैनेट 9 की थियरी फिर से सामने लाई गई। वो शायद एक बड़ा लेकिन अनदेखा सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी ग्रेविटी चपचैप इन दो के छोटे बॉडीज को एक ही दिशा में खींच रही है। लेकिन यह शुरुआती मॉडल ज़्यादा देर तक नहीं टिका। यूज़ ऑब्जर्वेशनल बायसेस और कैलकुलेशन की खामियों ने चैलेंज किया, और एक बार यूज़ ओवर इंटरप्रिटेशन माना गया। 2017 तक, जब एक और स्टडी ने इस प्लैनेट हंटिंग की जंग को फिर से शुरू कर दिया। इस बार स्पेन के एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप ने एक नया मेथड प्रपोज किया। उन्होंने अपना ध्यान एक खास तरह के ऑब्जेक्ट पर केंद्रित किया, एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की बेहद लंबी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं जिनकी एवरेज दूरी सूरज से 13 बिलियन माइल से ज़्यादा है। यानी वो सोलर सिस्टम के किनारे बहुत दूर तैर रहे हैं, और हर ऑर्बिट एक अकेली और लंबी यात्रा है। रिसर्चर्स ने एक अहम डिटेल नोटिस की। जिन फोकल पॉइंट्स पर ये ऑर्बिट सोलर सिस्टम के प्लेन को काटती हैं, वहाँ एक सुराग छिपा हुआ लगता था, क्योंकि जब भी ये छोटे बॉडीज फोकल पॉइंट के पास आते हैं तो वो दूसरे बॉडीज की ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी ऑर्बिट्स बदल सकती हैं, या फिर उन्हें उनकी असली राह से बाहर भी फेंका जा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर उनकी ऑर्बिट्स स्टेबल हैं तो सब नॉर्मल है। लेकिन जब ऑर्बिट्स डिविएट करती हैं और आसपास कोई साफ डिस्टर्बेंस का सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि कोई अनदेखा दानव इस इलाके में गड़बड़ कर रहा है। स्टडी का नतीजा साफ था, कोई अनजान ताकत इन बॉडीज के मोशन को प्रभावित कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा संभव है कि वो प्लैनेट 9 हो। सिमुलेशन प्रेडिक्शंस के अनुसार ये प्लैनेट सूरज से अर्थ से 300 to 400 गुना ज़्यादा दूर हो सकता है। उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने ऑर्बिटल फिंगरप्रिंट्स की एक सीरीज छोड़ दी है। आज तक इन एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिटल बिहेवियर प्लैनेट 9 को ढूंढने का हमारा सबसे मजबूत सबूत है। अगर आप अभी भी इस थियोरी पर शक करते हैं तो इतिहास पर एक नज़र डालिए। नेपट्यून की खोज यूरेनस की ऑर्बिटल अनोमलीज की वजह से हाई हुई थी। यूएस वैक्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूरेनस के मोशन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए साइंटिस्ट्स ने यह अनुमान लगाया कि एक अनजान प्लैनेट यूज चुपके से खींच रहा है। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके अस बॉडी की पोजीशन निकली, और बिल्कुल सही, उन्हें नेपट्यून मिल गया। 2021 में आते हैं और प्लैनेट 9 का टॉपिक फिर से चर्चा में आ गया। पुराने मॉडल को ठीक करने के बाद रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नई हाइपोथेसिस दी। शायद इस रहस्यमयी प्लैनेट की ऑर्बिट उतनी दूर नहीं है जितना हम सोचते थे। सूरज का एक चक्कर लगाने में शायद सिर्फ 7000 साल लगते हों। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी ऑर्बिट पहले अनुमानित 10,000 से 20,000 साल से बहुत छोटी थी। यानी वो हमारे और भी करीब हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे टेलीस्कोप शायद सच में उसकी तस्वीर जल्द ही ले पाएंगे। और भी रोमांचक, लेटेस्ट पेपर मानता है कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि कुइपर बेल्ट के अजीब ऑर्बिट्स वाले ऑब्जेक्ट्स सच में इस अनदेखे दानव से प्रभावित हैं, और ये कोई इत्तेफाक या ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं है। आपने सही सुना, 99%। इस पूरी चीज़ के इत्तेफाक होने की प्रोबेबिलिटी A1 in 250 तक गई है, जो 2016 की हाइपोथेसिस के 1 in 10,000 से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम आज भी उस ढूंढने में लागे हुए हैं, क्योंकि हर बेहतर मॉडल, हर प्रिसाइज एलिमिनेशन उसके छिपने की जगह को छोटा कर रहा है। जैसे हमने पहले बताया, हवाई की रिसर्च टीम ने पैन स्टार्स टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके 78% पॉसिबल छिपने की जगहों को रूल आउट कर दिया है। ये एक कॉस्मिक GHAAS के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगता है, लेकिन अब हमारे हाथ में एक मैप आने लगा है। लेकिन इसके बावजूद प्लैनेट 9 अभी भी एक भूत है। वो सोलर सिस्टम के एंडियर किनारे पर दिखता और गायब होता रहता है, कई रहस्य छोड़ता है, लेकिन कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंस एंथुसियास्ट्स ने हार नहीं मानी है। उन्हें पक्का विश्वास है कि वो वहाँ है, और शायद जल्द ही हम US रात का स्वागत करेंगे जब उसके अस्तित्व की पुष्टि होगी। अगर प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है तो इस सिस्टम की निगरानी में उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद प्लैनेट 9 के अस्तित्व पर साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी भी एक राय नहीं है। क्योंकि ये इन एनोमलीज का एक लौटा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा है कि शायद कोई बड़ा भूत प्लैनेट नहीं है, बल्कि कुइपर बेल्ट में छोटे बॉडीज का एक पूरा ग्रुप है,
जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और यहाँ तक कि कुछ डोर के मून्स। उनकी कलेक्टिव ग्रेविटी हाई इन अजीब ऑर्बिट्स को शेप दे रही है। एक और भी हिम्मत वाली हाइपोथेसिस है कि यह कोई प्लैनेट हाई नहीं है, बल्कि एक और भी एक्सट्रीम चीज़ है, एक ब्लैक होल। एक छोटा लेकिन बेहद घना ब्लैक होल शायद सोलर सिस्टम के किनारे चुपचाप छिपा हुआ है, अपनी हाई पावरफुल ग्रेविटी से आस इलाके के बॉडीज के मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है। आखिर एक ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ग्रेविटी सोर्सेज में से एक है। वो बिल्कुल प्लैनेट 9 जैसे इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। लेकिन फिर एक और भी रैडिकल व्यू आया। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि समस्या शायद हम में ही है। शायद ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ ही गलत है। उन्होंने एक थियरी प्रपोज की है जिसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स कहते हैं, जो बताती है कि बेहद दूर इंटरस्टेलर इलाकों में ग्रेविटी वैसी नहीं है जैसी हम जानते हैं। सूरज से दूर वो ठंडे छोटे बॉडीज अजीब तरह से इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि उन्हें किसी प्लैनेट से प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि वो पूरी मिल्की वे की ग्रेविटी का हल्का सा खिंचाव महसूस करने लाग हैं। ये आइडिया बहुत आगे का लगता है, लेकिन इस थियरी के सपोर्टर्स भी मानते हैं कि सबूत काफ़ी नहीं है। इसके लिए अभी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और डाटा वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो प्लैनेट 9 के बारे में सच अभी भी हवा में है, लेकिन साइंटिस्ट की कल्पना यहीं नहीं रुकेगी। जबकि प्लैनेट 9 अभी कंफर्म नहीं हुआ है, एक और ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने एक नया कैंडिडेट पेश किया है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। वो शायद मार्स जितना बड़ा हो या अर्थ के मास के करीब और उसकी ऑर्बिट कुइपर बेल्ट के किनारे पर हो। लेकिन इसके साथ एक और समस्या आती है। अगर वो सच में इतना छोटा है तो उसकी ग्रेविटी शायद अपने ऑर्बिटल पथ से मलबा साफ करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। यही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से प्लूटो को डिमोट किया गया था। तो ज़्यादा खुश मत होइए, यह तथाकथित टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आखिर में सिर्फ एक और ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है। वीडियो के अंत में आपने एक समस्या नोटिस की? सब पूछ रहे हैं कि प्लैनेट 9 कहाँ है, लेकिन बहुत कम लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या है। हम मान लेते हैं कि वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास है, ऑर्बिट है और ग्रेविटी से कंट्रोल होता है। लेकिन क्या हो अगर वो ना हो? क्या हो अगर वो एक तरह की सीमा हो, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में एक दरार, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में एक बदलाव, एक भ्रम जिसे हम प्लैनेट समझ रहे हैं? तो हम आखिर किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी का या हकीकत के अंत का?